अब आज देखिए व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास. वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर पोर्शंस और द अदर डेफिनेशंस. तो सबसे पहले एक और जो डेरिवेशन है फ्लूइड्स का जो बहुत आता है, दैट इज, आपने स्टोक्स लॉ पढ़ा था. स्टोक्स लॉ क्या था? स्टोक्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जब एक लिक्विड भरा हुआ है कहीं पर, तो इसके अंदर उन्होंने स्टोक्स ने एक व्हाट ही हैज केप्ट एक स्फेरिकल बॉल जिसका रेडियस आर है, जो सिंक कर जाएगी. तो उन्होंने ये कहा था कि लिक्विड की एक लेयर इस स्फेरिकल बॉल के साथ चली जाती है, लिक्विड की एक और लेयर है वो नहीं जाती है, एक लेयर साथ चली जाती है, बगल वाली नहीं जाती है. दो लेयर के बीच एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है, ड्रैगिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स. और इस विस्कस फोर्स की उन्होंने वैल्यू दी थी. द वैल्यू ऑफ दिस विस्कस फोर्स इज 6 पाई ईटा आर वी. इसमें ईटा क्या है? ये लिक्विड जो है इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है. जिस वेलोसिटी से बॉल जा रही है दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, रेडियस ऑफ बॉल. इन तीन फैक्टर से आपका जो ऊपर की तरफ फोर्स है वो चेंज होगा. इसके बाद इन्होंने ये कहा था कि पहले बॉल की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, एक समय बाद इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी. तो फिर इस बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हो रही थी? उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कह रहे थे. क्यों कह रहे थे? अच्छा, पहले वेलोसिटी पहले क्यों बढ़ी और फिर कांस्टेंट क्यों हो गई? इस बॉल का जो mg है, जैसे 100 न्यूटन है, अगर ये mg है वो तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा. लेकिन हमने ये कहा था कि जैसे जैसे पहले मान लीजिए ये विस्कस फोर्स जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, वेलोसिटी जीरो है, कोई फोर्स नहीं. नीचे का फोर्स mg मान लीजिए 100 न्यूटन है, ऊपर का फोर्स जीरो है, तो नीचे नेट फोर्स नीचे की तरफ है. बेटा प्लीज क्लोज योर माइक बेटा. इसका भी ठीक है. आदर्श, आपका माइक ऑन है क्या बेटा? ठीक. तो इसके बाद हमने ये कहा था कि ऊपर वाला फोर्स कम है, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो नेट फोर्स नीचे होगा, नेट एक्सेलरेशन नीचे होगा, तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी. एक समय ऐसा आएगा कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ऊपर वाला फोर्स बढ़ता चला जाएगा. नीचे वाले फोर्स के जैसे ही ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, नेट फोर्स बॉडी पर जीरो होगा. और जब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होगा, बॉडी पर अगर नेट फोर्स जीरो होगा, ऊपर और नीचे वाले फोर्स दोनों बराबर होंगे, तो फिर अब वेलोसिटी बॉडी की नहीं बढ़ेगी, मतलब नेट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. सॉरी, नेट एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. एंड यू हैव टू रीड दिस कांसेप्ट थ्रू योर नोट्स. पढ़ना है, ठीक है? तो वो टर्मिनल वेलोसिटी है, ये हमने पढ़ा था. ये हमारा स्टोक्स लॉ है. अब इसमें जो डेरिवेशन एक है जो आता है कि जब ये स्फेरिकल बॉल जा रही है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है. एक स्फेरिकल बॉल है, उसका रेडियस आर है, ठीक है? ये जिस लिक्विड में इमर्स्ड है, इस लिक्विड की डेंसिटी रो मान लीजिए. रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी रो मान लिया हमने. ये जो बॉल है स्फेरिकल बॉल है, इस स्फेरिकल बॉल की डेंसिटी सिग्मा मान लीजिए. द डेंसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल बी सिग्मा, ठीक है? इसका रेडियस आर है. ये यहाँ ये सिंक करेगी. मान लीजिए एक समय बाद जब ये टर्मिनल वेलोसिटी v से गिर रही है, इस पर फोर्स कौन कौन से सर लगेंगे? नीचे की तरफ mg लगेगा. आपको पता है जब कोई सी बॉडी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो ऊपर की तरफ एक फोर्स आता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स, Fb. एक बॉइंट फोर्स आएगा और एक और फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स आएगा, वो भी ऊपर आएगा. मतलब ओवरऑल ऊपर की तरफ फोर्स ये आएंगे, नीचे की तरफ ये आएंगे. आपको पता है अगर ये बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रही है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रही है, तो ऊपर वाले दोनों फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों बराबर होंगे. तो F प्लस एफ बी इक्वल्स टू एम जी, वेयर एफ बी इज बॉइंट फोर्स. बेटा हमेशा याद रखिए बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है. बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, वी रो जी. वी क्या? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किसके बराबर होगा? जो बॉल का वॉल्यूम होगा वही तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा. तो यहाँ पर v जो होता है इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. जो सॉलिड बॉडी ने कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, तो जो सॉलिड बॉडी का खुद का वॉल्यूम होगा, मतलब बेसिकली यहाँ पर हमारे लिए v जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है. जो सॉलिड बॉडी है वो स्फीयर है, उसी का वॉल्यूम है. डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये हो गया, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर हम वैल्यूज रखते हैं. व्हाट इज एफ? बॉइंट फोर्स. बॉइंट फोर्स क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी प्लस बॉइंट फोर्स क्या है? वी
रो जी, कैपिटल वी वॉल्यूम है, स्मॉल वी वेलोसिटी है, याद रखना, इक्वल्स टू एम जी। बेटा इस मास को भी हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। ये मास किसका है? बेसिकली अब अगर हम देखें तो यहाँ पर m इंटू जी है, वेट ऑफ द बॉडी। मास किसका है? दिस इज मास ऑफ स्फेयर। ये स्फेयर का मास है। मास क्या लिख सकते हैं हम? मास को हम क्या लिख सकते हैं? मास लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मतलब बेसिकली हम इस मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इंटू डेंसिटी ऑफ स्फेयर, आया ना, इंटू जी, ऐसे लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा? एक जो स्फेयर होता है जिसका रेडियस आर है, तो चलिए या वॉल्यूम स्फेयर को बाद में लिख लेंगे, अभी वी ले लेते हैं क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को वी माना है। डेंसिटी ऑफ स्फेयर क्या है? स्फेयर की डेंसिटी सिग्मा है, तो ये वी सिग्मा जी। मतलब हम ये m इंटू जी को वी सिग्मा जी लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें सारी चीजें वॉल्यूम में चाहिए, तो डेंसिटी और वॉल्यूम में, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए आप 6 पाई ईटा। अब बेसिकली व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट बेटा, हमें यहाँ से क्या निकालना है? हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। टर्मिनल वेलोसिटी ये है, तो इसको उस तरफ ले जाइए। तो 6 पाई ईटा r v, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो v सिग्मा जी माइनस v रो जी। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? जो कॉमन आ रहे टर्म्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा v और g कॉमन आ गए, यहाँ बचा सिग्मा माइनस रो, ये हो गया। और यहाँ पर है 6 पाई ईटा r v। ठीक है। अब एक काम और करते हैं, ये वॉल्यूम की वैल्यू रख देते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? या आप चाहें तो पहले ही फॉर्मूला बना लीजिए, बाद में रख दीजिए, या वी रख दीजिए। चलो पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला बना लेते हैं। वी जी सिग्मा माइनस रो अपॉन 6 पाई ईटा r, ये आ गया। तो वैसे तो आप कहोगे सर यही टर्मिनल वेलोसिटी का है, लेकिन इसमें वॉल्यूम की वैल्यू रखी, कुछ चीजें और कट जाएंगी जो हमें काटनी है। तो एक काम करते हैं, इसी फॉर्मूले को आगे ले जाते हैं, यहाँ पर इसका और काम करते हैं। ठीक है। तो वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रख देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है जी, सिग्मा माइनस रो अपॉन 6 पाई ईटा r। देखिए r से r कट गया, सिर्फ r² बचा, पाई से पाई भी चला गया। क्या बचा रह गया बेटा? 4/3, ये 6 नीचे है, 4 बचा, r² बचा, g बचा, सिग्मा माइनस रो बचा, नीचे क्या बचा बेटा? इसको थोड़ा और कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, और बचा नीचे बेटा ईटा। बेसिकली फाइनल फॉर्मूला आ गया 2/9 r² g सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। तो बेसिकली वी हैव ड्राइव द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर। ठीक है। एक स्फीयर जो फॉल कर रहा है एक लिक्विड में, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, उसके अंदर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डेरिवेशन में 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, यू कुड सी दिस। इफ देयर इज एनी डाउट यू कुड आस्क। सो हियर वी हैव सीन द फॉर्मूला ऑफ बीटा टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। इसके बाद स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी वी हैव सीन। इसके बाद सरफेस टेंशन के 3 डेरिवेशन है बेटा, विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम derivation part, theoretical part, and we are going to proceed with all those derivations. ठीक है जी। अब देखिए, जब हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा बेसिक बताते हैं कि जब कोई सा भी लिक्विड का सरफेस होता है जो एयर के कांटेक्ट में होता है, उससे क्या होता है? खिंचाव की मुद्रा में रहता है। मतलब देयर इज ऑलवेज द मॉलिक्यूल्स, तो एक फोर्स लगाते हैं, सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जब उसकी जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा एनर्जी, क्योंकि सरफेस एरिया क्यों कम करना चाहते हैं? क्योंकि सरफेस की एनर्जी ज्यादा होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पर, वो अपना सरफेस एरिया कम करके अपनी एनर्जी कम कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है, जिससे
अल्टीमेटली स्टेबिलिटी बढ़ जाती है सरफेस की। तो इसीलिए जो सरफेस होते हैं एक खिंचाव की मुद्रा में होते हैं, तो उनके सरफेस पर एक सरफेस टेंशन, जैसे किसी भी लिक्विड का ऐसा सरफेस है तो एक इमेजिनरी लाइन एल ड्रॉ कर रहे हैं, इसके एक फोर्स लग रहा है कि मॉलिक्यूल पास आना चाह रहे हैं एल लेंथ पर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, एक तो ये चीज, ये तो बेसिक हो गया। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद जो डेरिवेशंस हैं जो आएंगे, सबसे पहला जो डेरिवेशन आएगा वो है बेटा सरफेस एनर्जी का। व्हाट इज सरफेस एनर्जी ऑफ अ सरफेस? देखिए, जब एक जो सरफेस होता है, आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि कोहेसिव फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई से भी कहीं पे भी कुछ भी रखा है, जैसे ये एक सरफेस है, तो इस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एक्सेस एनर्जी होती है। ठीक है, हाँ। तो अब सरफेस एनर्जी का हम एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, एंड व्हाट विल बी द मेथड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, हेडिंग है ये जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है, सरफेस एनर्जी। तो द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी इज, सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन करते हैं। पहले आपको जो याद रखना है कि जो सरफेस एनर्जी होती है किसी भी सरफेस की, वो सरफेस टेंशन के बराबर होती है। देखिए, कुछ बुक्स में ये लोग सरफेस टेंशन को सिग्मा से शो करते हैं, मैं टी से शो करता हूँ सरफेस टेंशन को, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो एक हमने इसके लिए क्या किया था, एक मान लीजिए एक हमारे पास रॉड टाइप कुछ भी है, पतली सी एक वो है, इस पर एक वो है जो क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है इस पर। इस पर हमने क्या किया, एक सोप की फिल्म बना ली, सोप की फिल्म, सोप सोप सॉल्यूशन लिया, उस पे एक फिल्म बन जाती है ना। बहुत बार जब आप ऐसे रखते हैं, एक ऐसी रिंग है, उस पे सोप पे रखेंगे तो उस पे एक फिल्म बन जाएगी, देयर हैज बीन अ सोप फिल्म। जब ये एक सोप की फिल्म है, सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में है, तो इस सरफेस की सरफेस टेंशन होगी। सरफेस टेंशन होगी तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स पास आने की कोशिश करेंगे, मतलब इस पर एक अंदर की तरफ कोहेसिव फोर्स लगेगा कि ये मॉलिक्यूल से कहेंगे पास आओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि भैया हम तुम्हें पास नहीं जाने देंगे कोई से फोर्स के कारण, हम तो तुम्हें और एक्सटेंड कर देंगे। मान लो इस रिंग को, जो ए बी थी, इसको यहाँ लाए, ए डैश बी डैश तक लाए, और यहाँ तक हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में वो डेल एक्स समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आया? और ये जो लेंथ है, लेट दिस लेंथ बी एल, जिसपे सरफेस वो लग रहा है। ठीक है, लेट दिस लेंथ बी एल, और यहाँ से यहाँ तक लाने में डेल एक्स मानेंगे। ठीक है, अच्छा, अब कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, अल्टीमेटली वो पास जाना चाह रहा है, अगर मैं इसको खींचूंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन मैं करूंगा, मैंने कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ये, और कितना डिस्प्लेसमेंट मैंने किया है, वो है डेल एक्स। ये हो गया। ठीक है, दिस इज, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ठीक। थोड़ा कॉल आ गया था। तो देखिए, जब इसको मैंने खींचा तो मैंने जो वर्क डन किया, जब इसको वर्क डन देखो, अल्टीमेटली जब आप सरफेस का एरिया बढ़ाओगे तभी तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। जितनी थी, अगर मैं इसको खींच के फिल्म को बड़ा कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली सरफेस एनर्जी बढ़ गई। तो यही जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी अगर मैं निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला सरफेस एनर्जी का होता है कितना अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन किया डिवाइडेड बाई एरिया, जितना एरिया बढ़ा, ये होता है सरफेस एनर्जी। तो बेटा मैं वर्क डन कितना करूंगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर लगाऊंगा, जो इंटरनल फोर्स है उसी के बराबर तो लगाएंगे, जो कोहेसिव फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है उसके बराबर मैं अपनी फोर्स लगाऊंगा, पहली चीज। तो वो तो एफ के बराबर है। ठीक है, और मैंने कितना डिस्प्लेस किया इसको, डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट किया, ये आ गया। अब मान लीजिए इस सरफेस की सरफेस टेंशन टी है, द सरफेस टेंशन, इस सरफेस में सरफेस टेंशन टी है। आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि जो सरफेस टेंशन होती है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी। अब ये जो सरफेस टेंशन लग रही है वो किस पे लग रही है, एल लेंथ पे लग रही है, जब तो ये जा रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो सरफेस बनेगा, जो सोप फिल्म बनेगी, वो दोनों तरफ बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी और नीचे की तरफ भी बनेगी, मतलब बेसिकली दोनों तरफ सोप फिल्म यहाँ पर है। जब दोनों तरफ सोप फिल्म है तो दोनों तरफ की लेंथ को वो खींचेगा, मतलब अल्टीमेटली
अगर मैं इसकी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला निकालूं तो फोर्स फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, तो लेंथ यहाँ से भी है, दोनों तरफ से सोप फिल्म बन रही है, तो यहाँ से मैं 2L लूंगा। तो बेसिकली मेरा जो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो T × 2L हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन। जितने भी सरफेस एयर के कांटेक्ट में होते हैं लेंथ उतने टाइम्स लेनी पड़ती है, आप सीधा भी याद रख सकते हैं। तो ये फोर्स की वैल्यू मैंने क्या रख दी बेटा, बोलिए, T × 2L × Del X। ये हो गया मेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन जो मुझे करना पड़ा। ठीक है, दोनों तरफ। अच्छा, इंक्रीज इन एरिया कौन सा आएगा, ये वाला। हाँ बेटा, ये एरिया क्या होगा, व्हाट इज दिस एरिया, बोलिए, डेल एक्स लेंथ इंटू ब्रैकेट एल। तो डेल एक्स इंटू एल, ये हो गया एरिया। लेकिन फिर से मैंने बताया, एरिया ऊपर तरफ भी है, नीचे दोनों तरफ फिल्म बनती है, सो फिल्म ये भी एयर के कांटेक्ट में, और नीचे तरफ जो बनती है वो भी एयर के कांटेक्ट में, दोनों तरफ फिल्म है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना है वर्क डन, T × 2L × Del X। एरिया कितना है, एक सरफेस का एरिया, डेल एक्स इंटू एल, लेकिन दोनों तरफ का 2 × Del X × एल। डेल एक्स कट गया, एल से एल कट गया, 2 से 2 कट गया, सरफेस है बेबी जी, सरफेस टेंशन के बराबर आ चुकी है। तो आपको दो चीजें याद होनी चाहिए, द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विच इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एरिया। फिर से समझिए कि सरफेस टेंशन पैदा कब होता है, मतलब सरफेस एनर्जी कब आती है, जब सरफेस का एरिया बढ़ता है। और एरिया बढ़ाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि वो तो सरफेस घटाने की कोशिश कर रहा है कोएसिव फोर्स। तो जितना एक्सटर्नल वर्क डन किया, और आपका एक्सटर्नल वर्क डन कैसे पता चलेगा आपने कितना किया, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने सरफेस बन रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर तो एक्सटर्नल फोर्स कोएसिव फोर्स के बराबर था, कोएसिव फोर्स हमने कैसे निकाला, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, कितना कोएसिव फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई लेंथ, जिस लेंथ पे लग रहा है। लेकिन फिल्म दो तरफ थी इसलिए 2L किया। बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं और उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी के बराबर होता है। दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन अगेन इन 3 मार्कर। ठीक है, जस्ट सी इन अ मिनट, यू कुड राइट ऑल्सो। चलिए, after doing this formula we are going to discuss the excess pressure inside a soap drop, inside a liquid drop। तीन ड्रॉप होते हैं, सोप का ड्रॉप, लिक्विड का ड्रॉप और एयर का ड्रॉप। एयर ड्रॉप पानी के अंदर बनता है, कितने सरफेस हैं जो एयर के कांटेक्ट में, सिर्फ अंदर वाला। लिक्विड ड्रॉप में भी एक ही सरफेस होता है जो एयर के कांटेक्ट में होता है, अंदर लिक्विड भरा है बाहर क्या, हवा। लेकिन जो सोप ड्रॉप होता है बेटा, सोप का एक जो बुलबुला बनता है, जैसे वो उड़ाते हैं हम, उसमें अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है, मतलब जो दो सरफेस हैं उसके जो एयर के कांटेक्ट में, बस आपको ये याद रखना है। तो दी 3 टाइप्स ऑफ ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप का मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, अगर एक समझ में आ गया तो दो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट डेरिवेशन, द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, आपको एक चीज और मैंने सिखाई थी कि जब एक लिक्विड वेसल में भरा होता है तो तीन तरह के शेप बनते हैं, जब पानी भरा होता है ग्लास में तो ऐसा शेप, और मर्क्यूरी भरी रहती है ग्लास में तो ऐसा शेप, याद है, कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी बनती है। हमने ये भी बताया था कॉन्केव साइड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड, तो P1 विल बी ग्रेटर देन P2। यहाँ पर कॉन्केव साइड, कॉन्केव नीचे है तो यहाँ पर P2 विल बी ग्रेटर देन P1, ये बताया था। एक्सेस प्रेशर होता है कॉन्केव साइड, और उसका रीजन ही बताया था, वो आप थ्योरेटिकली यू कुड सी इन द नोट्स। ठीक है, अब उसी बेस पे हम एक देखते हैं। एक हमारे पास, वी आर गोइंग टू सी द डेरिवेशन ऑफ
एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड, एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना एक्सिस प्रेशर है। बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द, मैंने जो देखा है स्कूल्स के एग्जाम्स में, कि जो एक क्वेश्चन है वो, मतलब इसमें फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो मोस्ट फोकस करके इसको जाना, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन से आता है। जैसे फोर्स वाले चैप्टर में फ्रिक्शन से डालते ही है कुछ ना कुछ, ऐसे ही फ्लूइड वाले चैप्टर से सरफेस टेंशन का आने का कुछ भी, एनीथिंग, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब लिक्विड ड्रॉप एक बनाते हैं। एक लिक्विड ड्रॉप है बेटा, अब खुद ही दिख रहा है, एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस मान लीजिए आर है बेटा। अब दिख रहा है कॉनकेव अंदर है, कॉन्वेक्स बाहर है। तो मान लीजिए जो अंदर प्रेशर है बाहर के मुकाबले जो अंदर का एक्सिस प्रेशर है उसे पी मान लिया। समझ गए ना, एक्सिस प्रेशर कॉनकेव साइड रहता है एज कम्पेयर टू कॉन्वेक्स। तो हमने मान लिया कि प्रेशर डिफरेंस जो है वो एक्सिस प्रेशर जो है अंदर वो पी है बाहर के मुकाबले। तो जब अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो प्रेशर बाहर से मतलब ज्यादा से कम की तरफ ट्रेवल करेगा, तो वो इसका क्या बढ़ा सकता है, इसका प्रेशर लगाने से एक फोर्स जनरेट होगा। तो ऐसा हो सकता है कि इस लिक्विड ड्रॉप का क्या बढ़ जाए। ये लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप मतलब लिक्विड भरा है, बाहर एयर है, इसका मान लीजिए इंक्रीज इन रेडियस हो गया डेला, और नया सरफेस ये बन गया, दिस इज बीन अ न्यू सरफेस ड्यू टू एक्सटेंशन, नया सरफेस बन गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर इसकी सरफेस एनर्जी निकालूंगा। और सरफेस एनर्जी दो तरीके, अल्टीमेटली मैं वर्क डन निकालूंगा। सरफेस एनर्जी से वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू जितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया। याद है जो है वर्क डन, तो अल्टीमेटली जब इसका सरफेस एरिया बढ़ा, इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ी, तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सरफेस एनर्जी से सरफेस एनर्जी इंटू इंक्रीज इन एरिया। एक तरीका ये होगा मेरा वर्क डन निकालने का। और दूसरा तरीका मैं वर्क डन कैसे निकालूंगा, जब इसका सरफेस एरिया बड़ा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाले से। देखो बेटा, जब आप एक डेरिवेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस डेरिवेशन को कैसे टैकल करेंगे। आपके कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं उसमें जो आपको याद रखने पड़ते हैं कि भैया मैं इस डेरिवेशन को मैं ऐसे करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा जो मकसद है समझ गए, हम दो बार वर्क डन निकालेंगे, एक सरफेस एनर्जी इंटू इंक्रीज इन एरिया, और एक बार वर्क डन फोर्स इंटू डेल एक्स से। ठीक है, चलिए तो पहले इस वाले तरीके से निकालते हैं वर्क डन। कितना फोर्स लगा, प्रेशर कितना लगा अंदर से बाहर, पी लगा, प्रेशर पी लगा। हाँ, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है, तो ये वाला जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, प्रेशर पी लगा, और किस एरिया पे लगा, ये अंदर वाले एरिया। तो व्हाट इज दिस एरिया, यहाँ का जो एरिया है वो क्या होगा, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल एक्स, और डेल एक्स किसके बराबर, इंक्रीज इन लेंथ कितनी हुई, डेल आर, तो ये डेल आर होगा। तो ये वाला वर्क डन कैसे आएगा, प्रेशर एरिया कितना है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर, ये आ गया। अब दूसरे तरीके से वर्क डन निकालेंगे, सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी। आपको पता है यार, अगर इसकी सरफेस टेंशन टी है तो सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती है, सरफेस टेंशन के, तो सरफेस एनर्जी टी होगी, सरफेस टेंशन के बराबर होगी। अब क्या चाहिए फिर, अब क्या चाहिए आपको सिर्फ एक चाहिए, इंक्रीज इन एरिया। तो चलिए वर्क डन निकालने का तरीका, टी इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया कैसे आएगा भैया, इंक्रीज इन एरिया निकाल देते हैं। नया एरिया क्या होगा, नया एरिया होगा 4 पाई, नया रेडियस आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर का स्क्वायर, नया एरिया। पुराना एरिया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 8 पाई आर डेल आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल हो चुके। इंक्रीज इन एरिया क्या आएगा बेटा, डेल आर बहुत छोटी वैल्यू है, डेल आर कैसी है, स्मॉल। तो आपको पता है जब स्मॉल वैल्यू है तो डेल आर का स्क्वायर क्या होगा, अ वेरी स्मॉल।
अब वेरी वेरी स्मॉल, इतनी छोटी वैल्यू है कि क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट। तो आप इस वाले टर्म को निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि डेल आर आ रहा है। ठीक है, क्या बचा रहेगा, 8 पाई आर डेल आर। वी विल पुट द वैल्यूज दूसरा तरह से वेक्टर, सरफेस टेंशन सरफेस एरिया के बराबर, इंक्रीज इन एरिया बोलिए 8 पाई आर डेल आर, ये वेक्टर और ये वेक्टर आ गए इक्वेशन 1 और इक्वेशन, दोनों वेक्टर बराबर है ना बेटा, बराबर कर दीजिए। तो टी इंटू 8 पाई आर डेल आर इक्वल्स टू टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर, है बेटा, डेल आर से डेल आर कट गए, अह, एक आर से एक आर कट गया, 4 पाई से 2 बार कट गया, तो 2 टी क्या बचा, पी इंटू आर, पी इक्वल्स टू 2 टी बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्क्वायर एंड टी इज द सरफेस टेंशन, जो एक्सेस प्रेशर है अंदर स्क्वायर के वो 2 टी आई बाई आर के बराबर आ गया। ठीक है, दिस एज, तो आपको यही तरीका याद रखना है कि आप यहाँ पर जो वर्क डन है वो दो तरीके से निकाल रहे हो और फिर दोनों वर्क डन को आप इक्वेट कर रहे हैं एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, करिए, एक बार देख लीजिए इन अ मिनट। अब देखिए, अगर इसी में देखो लिक्विड ड्रॉप का डेरिवेशन और एयर ड्रॉप का एग्जैक्टली सेम, उसमें भी एक्सेस प्रेशर 2 टी बाई आर आएगा, लेकिन सोप में मतलब एयर ड्रॉप का करोगे तो भी उसका एक्सेस प्रेशर क्या है, 2 टी बाई आर, एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन चलेगा। बस सोप ड्रॉप में, सोप बबल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब आप सोप ड्रॉप का करोगे तो रिजल्ट आएगा 2 टी नहीं 4 टी बाई आर। अच्छा, क्यों आएगा रिजल्ट में अंतर वो समझिए, अब मैं इसको सोप बबल का बना रही हूँ, हर चीज वही है, कोई अंतर नहीं है। अंतर समझो कहाँ होगा, सोप में कितने सरफेस है जिनका सरफेस एरिया बढ़ेगा, दोनों तरफ सरफेस होंगे, होंगे। तो बेटा जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया है वो ये है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 8 की जगह कितना हो जाएगा सोप बबल का करेंगे तो 16, 16। तो यहाँ आप क्या रखेंगे, 8 की जगह कितना रखेंगे, 16, कितना बचेगा, 4, आंसर कितना आ जाएगा, 40/r। समझ गए, क्योंकि दो सरफेस है। विथ द हेल्प ऑफ वन डेरिवेशन यू आर गोइंग टू गेट द थ्री डेरिवेशन। ठीक है, तो ये हमने एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, सोप ड्रॉप और एयर ड्रॉप, तीन डेरिवेशंस वी हैव डन। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू प्रोसीड इज, अगला जो डेरिवेशन है वो ये है, वो है हमारा एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला समझने के लिए पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि कैपिलैरिटी क्या होता है, व्हाट इज कैपिलैरिटी। देखिए, जो एक लिक्विड होता है, एक पतले से पाइप में लिक्विड क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। जैसे एक वेसल में लिक्विड भरा हुआ है, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, इस वेसल के अंदर हमने एक पतला सा पाइप डाला, अगर ये लिक्विड वाटर है तो क्या होगा, इसमें वाटर यहां तक आ जाएगा, राइज हो जाएगा, देयर हैज बीन द राइज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और अगर ये मर्क्यूरी होगा और फिर ग्लास का पाइप आप डालोगे तो उल्टा हो जाएगा प्रोसेस, इसके अंदर और कम हो जाएगा लेवल, यहां तक आएगा। तो आइदर द राइज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड और द डिप्रेशन इन द लेवल ऑफ द लिक्विड, वेन इस पतले से ट्यूब को कैपिलर कहा जाता है। इस ट्यूब को क्या कहा जाता है बेटा, दिस ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलर। So when there has been a capillary which has been inserted inside a liquid and there has been either the rise or the fall in the level of the liquid,
देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। और जो जाइलम, जो बायो वालों ने पता होगा, जाइलम का जो पानी का एक्शन होता है जो ऊपर जाता है वो इसी के कारण होता है। दिस हैज बीन ऑल दोस थिंग्स व्हिच हैज बीन दिस। अब क्वेश्चन ये आया, सुनो क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि राइज या जो डेप्थ आ रही है, हाइट पूछते हैं, हाइट बताओ कहाँ तक राइज करेगा ये बताना है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, एसेंट, एसेंट मतलब राइज कर रहा है, एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, कैसे करेंगे इसी में देखते हैं डायग्राम। वी विल सी दिस। एक वेसल, अ लिक्विड, अ ट्यूब, अ कैपिलर मींस पानी ऊपर चला गया, वाटर में। आपको पता है ट्यूब के अंदर पानी हमेशा ऐसा शेप बनाता है कि नहीं बनाता है, ये राइज कर गया था और ये शेप उसने ऐसा बना लिया, मान लीजिए एच हाइट तक जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़े लेवल पे देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, शेप कैसा बन रहा है। ये है, ऐसा शेप बनता है पानी का। हाँ, तो ये अगर मैं पूरा शेप इसमें करूं कॉनकेविटी का, तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्फीयर बन जाएगा, जिसका स्फीयर का सेंटर कहीं यहाँ होगा। ठीक है, ये जो कैपिलर है, जो ट्यूब है, इसका रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं। यहां तक पानी, हमने मान लिया यहाँ तक लिक्विड वो भरा था इसमें, वेसल में। हाँ, यहाँ तक भरा था लिक्विड वेसल में। तो ये जो एच हाइट ऊपर जा रहा है, ये एच निकालना है। एक चीज समझिए, जब आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपका ट्यूब है और पानी का शेप इसमें कैसा बन रहा है, कौन। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड सरफेस पर और सॉलिड सरफेस पे होता है, उन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं वही, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये सेंटर है इस स्क्वायर का, यहाँ तक पानी भरा है, तो ये क्या हो गया आपका, स्मॉल आर। और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये यहां से अगर जोड़े हम इसको, ठीक है, ये इसका व्हाट इट विल बी, एक इसमें से स्फेयर ऑफ, देयर विल बी टू थिंग्स इन दिस। वन इज, जब इसमें राइज कर रहा है तो कितना राइज कर रहा है इसमें, तो बेसिकली व्हाट वी विल सी, वी विल सी, इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक मिनट रुकिए, ये सेंटर है आपका इसका स्फेयर का। हाँ, हम ऐसे कर लेते हैं, ये है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ बनेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ बनेगा, ये थीटा एंगल। ठीक है, समझना। इसी पर इसका एक बनाते हैं, तो इसको यहाँ से, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट पर ये इस ट्राइंगल को ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्मॉल आर। और ये जो स्फेयर बन रहा है इसका रेडियस ये है, होगा कि नहीं, ये कैपिटल। ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, मैं अभी बता भी दूंगा। अब फिर से समझ लो हम क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से समझ लो, कोई इशू नहीं। ये आपका कैपिलर है, ये वेसल है, यहां तक लिक्विड भरा है और इस कैपिलर में लिक्विड यहां तक आ रहा है। तो पहले तो वाटर का जो शेप है वो कैसा होगा, यहाँ पे ये ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इसके और इसके बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस जो कॉन्केविटी बन रही है, इसका हम डायग्राम बना के इसको पूरा कर रहे हैं। तो इसका सेंटर कहीं यहाँ आएगा, ये दूरी जो होगी, ये इस स्फेयर का रेडियस है, इससे ये ऐसे करके बना देंगे सेंटर। ये स्मॉल आर है, ये इस कैपिलर का डाया है, ये मतलब रेडियस है, कैपिलर का रेडियस, और ये स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। बस इसमें आपको ये अंतर देखना है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपसे ये कहा कि ये जो एंगल थीटा है और ये एंगल जो थीटा है ये बराबर होंगे। इसके लिए कौन सी थ्योरम लगाई, एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज आल्सो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। ये मैं आपको आपके बैचेज में बता दूंगा, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है ऑनलाइन कि ये कैसे बराबर होते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस दैट। अच्छा, अब मुझे दूसरी चीज बताओ, इसी डायग्राम को जैसे एक बार और बनाते हैं। ये जो कैपिलर था, इसमें जो राइज कर रहा था ये लिक्विड, ये कहाँ एक्सिस प्रेशर होगा, कॉनकेव साइड ज्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव साइड ज्यादा प्रेशर होगा इस तरफ,
कितना ज्यादा प्रेशर होगा इसके मुकाबले? आपको पता है एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड का ड्रॉप में एक्सिस प्रेशर क्या होता है? 2T/R होता है कि नहीं? तो आप समझ गए, इस तरफ ऊपर तरफ यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर होगा यहाँ के मुकाबले वो ये होगा। क्योंकि देखो नीचे तरफ क्या प्रेशर होगा, जब ये ऊपर चढ़ रहा है, उस पर चढ़ने का कारण ही ये रहा था कि यहाँ पर ये पहले यहाँ पर बना था, यहाँ पर बना था। तो आपका यहाँ पर नीचे प्रेशर क्या था? एटमोस्फेरिक। लेकिन यहाँ प्रेशर क्या था? एटमोस्फेरिक से 2T/R ज्यादा। तो जो एक्सिस प्रेशर 2T/R था, उसको भरने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ तो एटमोस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा था, तो ये जो 2T/R जो एक्सिस प्रेशर था, वो एच रो जी से बराबर करने के चक्कर में ये ऊपर चढ़ गया। यही हुआ था, इसलिए ये राइज किया था। और वही जब मर्क्यूरी के केस में आता है, तो मर्क्यूरी के केस में उल्टा हो जाता है। क्या शेप कैसा बनता